सहायक नदी गंगा नदी की लंबाई बताइएगा आप लोग। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। भारत की सबसे बड़ी नदी? भारत की, चीजों को समझिएगा, फिर एक बार बोल रहे हैं, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी तब कौन सा होगा? ब्रह्मपुत्र नदी। आज जो आपका टॉपिक है ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का बात आप लोग करते हैं जी, याद है? अभी खड़ा करके पूछेंगे, पिछले क्लास में जो होमवर्क दिए वो भी पूछेंगे, और जिसका मुंह खुलेगा उसी से पूछेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र आज आपका यही चैप्टर है। सिंधु नदी का हिमालय के नदियां, सुनिए, हिमालय से होकर बहने वाली नदियों को हम 3 वर्गों में बांटे थे। सिंधु नदी का अपवाह तंत्र, गंगा नदी का अपवाह तंत्र, और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी की बात कीजिएगा तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी और भारत की सबसे बड़ी नदी भी है। भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी की बात कीजिएगा तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। इसका उद्गम हमारे भारत में नहीं होता है। वैसी नदी जिसका उद्गम हमारे भारत में हो, मतलब वो कहां से निकलती हो? हमारे भारत से निकलती हो, तो उसको बोलते हैं भारत की नदी। भारत की नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी की बात कीजिएगा तो इसका उद्गम हमारे देश में होता नहीं है। इसका उद्गम होता है दूसरे देश, यानी तिब्बत से, यानी चीन से। वहां से उद्गम होता है, हमारे भारत से होकर बहती है। इसीलिए कहते हैं कि भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र, और भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा। आप सिंधु नदी की लंबाई देखे थे 2880 किलोमीटर, और गंगा नदी की लंबाई देखे थे 2525 किलोमीटर। तो इस दोनों को तो पहले ही हटा देना है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई? गंगा नदी। आज हम लोगों को पढ़ना है ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी की बात कीजिएगा तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितना है? 2900 किलोमीटर। और ब्रह्मपुत्र नदी की बात कीजिएगा 2900 किलोमीटर। अभी आपको निकालते हैं, थोड़ा सा दिखाते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र की बात कीजिएगा तो ब्रह्मपुत्र नदी हमारे भारत के जस्ट ऊपर से, ब्रह्मपुत्र नदी, चीजों को थोड़ा सुनिएगा, एक सेकंड। देखिए, इस जगह पे, इस हमारे भारत के ऊपर में एक देश है, इस जगह पे, उस देश का क्या नाम है? तिब्बत। और इस तिब्बत देश, तिब्बत देश है, और तिब्बत देश में अधिकार किसका है? चीन का। अगर चीन भी लिखा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। चीन, इस तिब्बत में एक झील है, उस झील का नाम है मानसरोवर झील। उस झील का क्या नाम है? मानसरोवर झील। और इसी मानसरोवर झील के पास एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है कैलाश पर्वत। और कैलाश पर्वत पे ही एक ग्लेशियर है जिसका क्या नाम है? चेमा-युंगडुंग ग्लेशियर। उस ग्लेशियर का क्या नाम है? चेमा-युंगडुंग ग्लेशियर। चेमा-युंगडुंग ग्लेशियर, चेमा-युंगडुंग ग्लेशियर है। और किस पर्वत पे है? कैलाश पर्वत पे। इसी पर्वत यानी इसी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी निकल के ऐसे निकलने के बाद किधर प्रवाहित होती है? पूरब की ओर प्रवाहित होती है। और पूरब की ओर यानी सबसे पहले तिब्बत में बहती है। तिब्बत में बहते हुए इस जगह पे एक दर्रा, इस दर्रे का नाम है यांगयाक दर्रा। उस दर्रे का क्या नाम है? यांगयाक दर्रा। और इस जगह पे एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है नामचा बरवा पर्वत। उस पर्वत का क्या नाम है? नामचा बरवा पर्वत। तो नामचा बरवा पर्वत के पास ये ब्रह्मपुत्र नदी यांगयाक दर्रे से क्या होती है? हमारे भारत में प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश राज्य में बहते हुए चले आती है। कहां? असम राज्य में। अरुणाचल प्रदेश राज्य में बहते हुए कहां चले आती है? असम राज्य में। और असम राज्य में बहते बहते यहाँ नदी चले आती है, आपका काम है बांग्लादेश में। और इस जगह बांग्लादेश से आगे बहते हुए आगे जाती है। और कल जो क्लास की होंगे, इधर से आती है गंगा नदी। देखिए यहाँ पे इधर से आती है कौन सी नदी? गंगा नदी। और ये है आपका पश्चिम बंगाल राज्य। इसी जगह पे फरक्का बैराज। और एक नदी इसी गंगा की एक धारा चले जाती है कहां? हुगली नदी नीचे,
और एक धारा चली आती है इस साइड, और वो नदी आके बांग्लादेश में मिल जाती है किससे? ब्रह्मपुत्र नदी से। और किस नाम से? पद्मा के नाम से। किस नाम से? पद्मा के नाम से। तो इस जो गंगा नदी देखिए, इतना वो जो धारा है इसका नाम है भागीरथी, इसका जो धारा है इधर इसका क्या नाम है? हुगली, और इस जगह से जो इधर इतना वो मिला इसका नाम क्या है? पद्मा। और इस जगह से जब नदी इतना आगे बढ़ती है, इससे मिलने के बाद इधर से एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है मेघना। जिसका क्या नाम है? मेघना। और मेघना का ही दूसरा नाम है क्या? बराक। मेघना का ही दूसरा क्या नाम है? बराक। मेघना बोले या बराक, ये राज्य आपका मणिपुर, मणिपुर राज्य से निकलती है मेघना या बराक नदी, और ऐसे बहते हुए आके बांग्लादेश में प्रवेश करके यहाँ पे मिल जाती है किससे? ब्रह्मपुत्र से। और तब तीनों नदियों का संयुक्त धारा बह के पानी कहां चले जाता है? पानी चले जाता है बंगाल की खाड़ी में। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत देश के चेमा युमदुंग ग्लेशियर से निकलती है, और जब निकलती है तो तिब्बत देश में इस ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है सांगपो। क्या नाम है इसका? सांगपो। इसी का दूसरा नाम है यारलुंग जांगपो। इसका पूरा नाम क्या कहते हैं? यारलुंग जांगपो या सांगपो। इनकी बातें तिब्बत का लैंग्वेज है, तिब्बती भाषा में ब्रह्मपुत्र नदी को बोलते हैं सांगपो या यारलुंग जांगपो। सिर्फ यारलुंग लिखा है, यारलुंग जांगपो। और नदी यहां से निकलती है तिब्बत की ओर प्रवाहित, तिब्बत से पूरब की ओर प्रवाहित होते हुए कहां चले आती है? हमारे अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में यामयाब दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, और भारत में जैसे ही प्रवेश करती है इस अरुणाचल प्रदेश राज्य में, इसको एक अलग नाम से जाना जाता है जिसको क्या कहते हैं? दिहांग। जिसको क्या कहते हैं? दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से बहती है? दिहांग के नाम से। तिब्बत में किस नाम से बहती है? सांगपो के नाम से। तिब्बत में किस नाम से? सांगपो के नाम से या यारलुंग जांगपो के नाम से। जैसे नदी आगे बढ़ती है दिहांग, दिहांग अरुणाचल प्रदेश में असम राज्य में जैसे प्रवेश करती है, असम राज्य में इस नदी का नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। असम राज्य में किस नाम से? ब्रह्मपुत्र नाम से। और ब्रह्मपुत्र नाम से जब नदी आगे बढ़ती है पूरा का पूरा ऐसे बहते हुए यहाँ तक चले आती है, इस जगह पे एक जगह, उस जगह का नाम है सदिया, और इस जगह पे एक जगह, उस जगह का नाम है धुबरी। असम में सदिया से लेके धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, और आके इस जगह पे धुबरी के पास प्रवेश कर जाती है कहाँ? बांग्लादेश में। जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है इस नदी का नाम हो जाता है क्या? जमुना। इस नदी का नाम क्या हो जाता है? जमुना। देखिए लिखा हुआ है इस नदी का नाम जमुना। जमुना के नाम से यहाँ आगे बहते हुए आगे आती है, इसी जगह पे आके नदी मिलती है पद्मा, और इसका संयुक्त धारा इतना दूरी तक कहलाता है क्या? जमुना ही। और जैसे ही नदी आके इधर से मिलती है मेघना नदी, इस जगह से इस नदी का नाम क्या पड़ जाता है? मेघना। और इन तीनों का तीनों संयुक्त धारा जाके अपना जल गिराती है किस नाम से? मेघना के नाम से। तो आपसे पूछेगा समझ में आ रहा है? मैप समझ में आ रहा है ना? कहाँ कहाँ? देखिए ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश, ये है असम, ये है नागालैंड, ये है मणिपुर, ये है मिजोरम, ये है त्रिपुरा, ये है यहाँ से यहाँ असम, और बीच में देखिए गारो खासी या मेघालय है, इस बीच में बांग्लादेश, बांग्लादेश, और इसी बगल में आपका यहाँ पे कौन सा है? पश्चिम बंगाल, ये है सिक्किम। अभी भी दिक्कत है, एक बार का दिखाए कि एक बार का दिखाना पड़ेगा। नहीं, पहले इसको समझ लीजिए तब बाद में समझ गए। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी की बहुत सारी क्या है? सहायक नदियां हैं। आराम से वीडियो भेजेंगे डायरेक्ट, सब लिख ले, कहा फोटो भेजिए, यही फोटो भेज दिए ग्रुप में, आप देख लीजिएगा। इसकी बहुत सारी क्या है? सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की क्या है? बहुत सारी सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी जो इधर से चलती है, इसके दाएं तट से बहुत सारी नदी मिलती है और बाएं तट से मिलती है। तो दाएं तट से जो मिलने वाली नदी है, सबसे पहली नदी है सुबनसिरी। सबसे पहली नदी कौन सी है? सुबनसिरी। सुबनसिरी के बाद एक नदी आके मिलती है, उसका नाम है कामेंग। उसका नाम क्या है? कामेंग। उसके बाद एक और नदी आके मिलती है, उसका नाम है अमू। उसका क्या नाम है? अमू। सुनिएगा, सुबनसिरी, कामेंग, अमो। उसके बाद एक नदी है, उसका नाम है मानस। उसका नाम क्या है? मानस। उसके बाद एक नदी आके मिलती है, उसका नाम है शंकोश। उसका क्या नाम है? शंकोश। देखिएगा मानस लिखा हुआ है, मानस, शंकोश। उसके बाद एक और नदी आके मिलती है, उसका नाम है रेडॉक। उसका क्या नाम है? रेडॉक। और फिर एक नदी और आके मिलती है जिसका नाम है जलढाका। उसका क्या नाम है? जलढाका। देखिएगा मानस, शंकोश, रेडॉक, जलढाका, अमोह, कामेंग, सुबनसिरी। इस सारी सब आपको याद नहीं रखना है। सुबनसिरी याद रहेगा ना, कामेंग याद रहेगा ना, उसके बाद आपको अमो याद रहेगा ना, मानस याद रहेगा ना, शंकोश इस दोनों में याद रखिएगा चलेगा।
फिर इधर से जैसे ही आगे बढ़िएगा, इस जगह पे सिक्किम राज्य में एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का नाम है जेमू ग्लेशियर। उस ग्लेशियर का क्या नाम है? जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर के पास एक झील है जिसका झील का नाम क्या है? चेलामू लेक। इसका क्या नाम है? चेलामू। यहाँ जेमू ग्लेशियर लिखा है, जेमू ग्लेशियर है। और जेमू ग्लेशियर के पास ही आपका एक लेक है, उस लेक का क्या नाम है? चोलामू लेक। और चोलामू लेक से ही निकलती एक नदी, उस नदी का क्या नाम है? तीस्ता नदी। कौन सी नदी? तीस्ता नदी। और तीस्ता नदी ऐसे बढ़ते हुए बांग्लादेश में आके मिल जाती है, किससे? ब्रह्मपुत्र नदी से। तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी हुआ सुबनसिरी, कामेंग, अमो, मानस, शंकोस, रेडौर, जलढाका और तीस्ता। इस सारी की सारी ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं तट पे मिलने वाली क्या है? नदियां हैं। तो आपसे पूछेगा ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं तट पे मिलने वाली नदियां कौन सी हुई? सुबनसिरी, कामेंग, अमो, मानस, रेडौर, शंकोस, रेडौर, जलढाका और तीस्ता। अब इधर बाएं तट से भी मिलती है, बाएं तट से एक नदी आपको मिलती है, उस नदी का नाम है दिहांग। उस नदी का क्या नाम है? दिहांग। इसी कारण से इस ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलते हैं? दिहांग बोलते हैं। एक नदी आती है दिहांग, दूसरी नदी है दिबांग, और एक नदी है लोहित। दिबांग, दिहांग, दिबांग और लोहित। उसके बाद एक नदी है धनसिरी। कौन सी है? धनसिरी। सुबनसिरी उस साइड, धनसिरी इस साइड। और उसके बाद एक नदी आपका यहाँ आके मिलता है, उस नदी का क्या नाम है? बराक या मेघना। इस सारा का सारा नदी आके मिल जाता है इससे। तो देखिए दिहांग, दिबांग, लोहित, धनसिरी और आपका एक मेघना या बराक। इस सारी की सारी नदियां किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी पे एक यहाँ पे एक द्वीप है जो कहा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और उस नदी द्वीप का नाम है माजुली। उस नदी द्वीप का क्या नाम है? माजुली। नदी में द्वीप है और दुनिया का सबसे बड़ा एक जिला बसा है माजुली जिला, ब्रह्मपुत्र नदी पे, असम राज्य में। बोलेगा कि नदी द्वीप भारत का यानी विश्व का भी, भारत छोड़िए विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप मतलब हम क्या बोले आपको? वैसा जमीन वाला क्षेत्र जिसके चारों ओर क्या हो? पानी हो, उसको बोलते हैं द्वीप। द्वीप आप मैक्सिमम जहां तक पढ़े, आप किसमें पढ़े? समुद्र में पढ़े। लेकिन नदी द्वीप की बात कर रहे हैं। नदी में अगर द्वीप हो तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो नदीय द्वीप है या नदीय द्वीप जिला है, वो जिला कौन सा है? माजुली जिला। कौन सा जिला है? माजुली जिला है। और माजुली कहां में? असम में, इसी ब्रह्मपुत्र नदी पे है। तो बोलेगा सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। इतना ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई आपको बताए 2900 किलोमीटर। निकलती कहां से है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। किससे निकलती है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। तिब्बत में इसका क्या नाम है? शांगपो। तिब्बत में इसका क्या नाम है? शांगपो। अरुणाचल प्रदेश में इसका क्या नाम है? दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग, दिहांग। समझ गया? उसके बाद असम में ब्रह्मपुत्र, असम में ब्रह्मपुत्र। और बांग्लादेश में जमुना, बांग्लादेश में जमुना। और उसके बाद आगे चले जाती है मेघना के नाम से, जाके कहा मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो आपसे पूछेगा मेघना नदी और पद्मा नदी आके ब्रह्मपुत्र नदी से किस देश में मिलती है? बांग्लादेश में आके मिलती है। ये सारा का सारा जो तंत्र हुआ, इसी को बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र। यही करना है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का जो ये रास्ता है, ये रास्ता, ये ब्रह्मपुत्र नदी का क्या कहलाया? अपवाह कहलाया। ये ब्रह्मपुत्र नदी का क्या कहलाया? अपवाह कहलाया। ब्रह्मपुत्र नदी जिस रास्ते से, एक निश्चित जलमार्ग के रास्ते से चली, वो ब्रह्मपुत्र नदी का क्या कहलाया? अपवाह कहलाया। और इससे जो बहुत सारी सहायक नदियां हैं, एक तंत्र का निर्माण किया, नदियों के तंत्र का। इसको पूरा का पूरा नदी का तंत्र बोले ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र। और जिस प्रकार की आकृति बनाया, उसी को हम बोले कि ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह प्रतिरूप। उसी को क्या बोलते हैं? अपवाह प्रतिरूप। यानी जैसा रूप बनाया, जैसा आकृति बनाया, उसी को बोलते हैं अपवाह प्रतिरूप। और इसमें कुछ नया अंतर है नहीं। आपका हिमालय से निकलने वाली नदियां का चैप्टर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। हिमालय से निकलने वाली नदियां क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इसमें लगभग मैक्सिमम जितना है, आपसे इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। बीपीएससी का बात कर रहे हैं, अगर उसमें भी पूछेगा तो भी, और आप में भी पूछेगा तो भी, अगर डेप्थ तो डेप्थ, ऊपर तो ऊपर। आपको जैसा क्वेश्चन पूछे, आप एग्जाम में अगर आप पढ़े हैं, बेहतर ढंग से याद किए हुए हैं, तो मेरे पढ़ाने से नहीं होगा। साफ शब्द है, हम थोड़ा खड़ा बोलेंगे, खराब लगेगा, लेकिन डायरेक्ट बोलेंगे, पढ़िएगा तो होगा, अन्यथा नहीं होगा। बहुत है पढ़ने वाला, समझ गए? पढ़ने वाला बहुत है।
सरकार उसको लेगी, आपको नहीं लेगी। सीधा का सीधा है, जो उसका योग्यता देखेगा उसका सिलेक्शन होगा, अन्यथा सिलेक्शन नहीं। चलिए अब पढ़ते हैं अगला टॉपिक जो होगा आपका। अगला टॉपिक आपका कौन सा होगा? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ब्रह्मपुत्र है, सारा का सारा पीडीएफ भेजते एकदम पूरा विथ फिगर, जितना आपको बताए ग्रुप में, सब ग्रुप बनाए हुए सारा डीपीएस सुपर टेट का जितना ही चीज आपको बोले सारा का सारा पीडीएफ एवं पूरा सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा हुआ जाता है। तो लिखने का टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि समझिए यहाँ उसके आपके ग्रुप में जाएगा, आप प्रिंट निकलवा सकते हैं या आप उसको लिख लीजिएगा, वो आपकी स्वेच्छा। अगर लिखते हैं तो और बेहतर है, नहीं लिखते हैं उससे भी और बेहतर है, पढ़ते भी नहीं है तो उससे भी और बेहतर है। समझ गए? निकाल के आप पढ़िए, समझ गए? आसान आप लोग सोचते हैं कि आसान, सबसे देखते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट तो प्रिंट निकाल लेते हैं, समझ गए? उससे अच्छा जितना देर आधा घंटा लगेगा लिखने में, लिख लीजिएगा, एक बार याद भी हो जाएगा। समझ गए? झूठ फूट का बिजनेस बड़ा है ट्रू कॉपी वाले का। चलिए देखिए, छोड़िए, चलिए अब पढ़ना है प्रायद्वीपीय भारतीय नदी का। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां आपका जो चैप्टर होगा, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। पहले निकालते हैं भारत का मैप, पहले निकालते हैं भारत का मैप। कहाँ से निकलेगा जी? व्हाट्सएप में होगा, नीचे देख लेते हैं तुरंत। ऐसा है इसमें टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टॉपिक स्टार्ट करेंगे सर। अभी जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, यही चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसको समझना है कि प्रायद्वीपीय भारत कौन सा हिस्सा है। हमारे भारत की बात कीजिएगा तो मैप में कहीं भी ऊपर उत्तर दिशा होता है और नीचे दक्षिण। नक्शा में कहीं भी सो के उठे जब के उठ सोए, नक्शा में एनी टाइम ऊपर कौन सा दिशा? उत्तर, उसके ऊपर नीचे तो दक्षिण, इस साइड पूरा और इस साइड पश्चिम। तो हमारे भारत की बात कीजिएगा तो हमारे भारत की इस साइड पे है अरब सागर। हमारे भारत के किस साइड पे? पश्चिम साइड पे। किस साइड पे? पश्चिम साइड पे अरब सागर है, और अरब सागर के जस्ट बगल में उस साइड पे जो इधर है, यानी हमारे भारत के पूर्व साइड में क्या है? बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। ये है अरब सागर और ये है बंगाल की खाड़ी। और इसके नीचे की बात कीजिएगा तो नीचे वाला जो महासागर है उसका नाम है हिंद महासागर। तो हमारा भारत जो है 3 बड़े बड़े समुद्र से हिस्सों से घिरा हुआ है, एक बंगाल की खाड़ी, दूसरा अरब सागर और तीसरा हिंद महासागर। तो कहता है कि वैसा जमीन वाला क्षेत्र जो 3 ओर जमीन से, 3 ओर जल से घिरा हो और एक ओर जमीन से घिरा हो, वैसा जमीन वाला क्षेत्र, वैसा जमीन वाला क्षेत्र जो 3 ओर किससे घिरा हो? जल से घिरा हो, उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय बोलते हैं। वैसा जमीन वाला क्षेत्र जो 3 ओर जल से घिरा हो, एक ओर जमीन से घिरा हो, उसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत, यानी उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। तो हमारे भारत का ये वाला जो हिस्सा है, इस तरफ एक पहाड़ी है अरावली की पहाड़ी, ऐसे करके पूरा का पूरा इतना बड़ा जो क्षेत्र कहलाता है, ये पूरा का पूरा इतना बड़ा क्षेत्र हमारे भारत का क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। जितना बड़ा हम घेरे हैं अरावली पहाड़ी को लेके, तो इतना बड़ा क्षेत्र हमारा भारत क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय भारत। तो अभी जो आपको नदियां पढ़ा रहे थे, हम भारत की नदियां पढ़ा रहे थे, ये हिमालय से निकलने वाली नदियां, सारा का सारा अभी कौन पढ़ा रहे थे? हिमालय से निकलने वाली नदियां। तो हमारे भारत की इस उत्तर में यहां से लेके यहां तक हिमालय पर्वतमाला है। अभी जो बताए सारा का सारा आपको पढ़ाए हिमालय से निकलने वाली नदियां, तो ये सारा का सारा कंप्लीट हो गया। आज जो आपको पढ़ाएंगे ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पढ़ाएंगे। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का एक बड़ा विशेषता है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां 12 मासी नहीं होती है। ये नदियां 12 मास बहती नहीं है। इसके पीछे का सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के जल का जो स्रोत है, इसको जो जल प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है सिर्फ और सिर्फ वर्षा से। अगर वर्षा पड़े तो इन नदियों में जल हो जाता है, अगर वर्षा नहीं पड़े तो इन नदियों में जल नहीं होता है। नदियां क्या होती है? सूख जाती है। यानी अभी का समय, सुखाड़ का समय, थोड़ी देर पहले बैसाख वाला, समझ गए? इस सब समय में इस सारी की सारी नदियां क्या होती है? सूख जाती है।
इसीलिए कहता है कि हिमालय नदियां 12मासी है और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां 12मासी नहीं है। प्रायद्वीपीय भारत का ढाल जो है इस साइड है, इधर अभी जस्ट बताए दिशा कौन सा, पूरब, इधर कौन सा दिशा, दक्षिण, इधर पूरब और इधर दक्षिण, तो ये बीच वाला दिशा हम बोल सकते हैं पूरब और दक्षिण। तो प्रायद्वीपीय भारत का ढाल जो है पूरब और दक्षिण की ओर है, और प्रायद्वीपीय भारत का ढाल इस साइड से पूरब, एक साइड उधर है उत्तर, और एक साइड कैसा है, पूरब और दक्षिण है। मतलब प्रायद्वीपीय भारत का इसको ऐसे कर दीजिए, मतलब ई वाला क्षेत्र उभरा है, इतना समझिए मेरा हाथ, ई वाला क्षेत्र धसा है, यानी इसका ढलान ऊपर है और इसका ढलान किधर है, इस साइड है। मतलब कहने का सेंस, ऊपर उत्तर भी धसा हुआ है और इस साइड भी धसा हुआ है। कहा है कि हम कल में आपको पढ़ाए थे गंगा नदी, और जब गंगा नदी बताए थे तो बताए थे कि इधर से निकलती है चंबल नदी, चले जाती है उधर। उसके बाद बताए थे चंबल, बेतवा, सिंध, कैंद, बताए थे चंबल, सिंध, बेतवा, कैंद नदी नहीं बताए थे। सारी की सारी नदियां जाके यमुना नदी में मिल रही थी क्या, नहीं मिल रही थी। इसका मतलब अगर प्रायद्वीपीय भारत का ढाल इस साइड है, तब में यहां से निकलने वाली नदियां कहां चले जा रही है, इस साइड चले जा रही है। इसका मतलब साफ है कि उत्तर, जो प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर का ढाल है, किधर है, उत्तर साइड ही है। प्रायद्वीप, ये तो प्रायद्वीपीय भारत है ना, और उसी तरह से प्रायद्वीपीय भारत का ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, उत्तर, और ये दक्षिण, और ये पश्चिम। अगर हम सिर्फ प्रायद्वीपीय भारत को ले, चलिए हम लेते हैं सिर्फ और सिर्फ इस मणिपुर राज्य को, तो मणिपुर राज्य का उत्तर में ये, दक्षिण में ये, पूर्व में ये, और पश्चिम में ये। हम बोले पूरा भारत लीजिए, पूरे भारत का उत्तर ये कौन सा, पूरब, ये पश्चिम और ये दक्षिण। अब बोले प्रायद्वीपीय भारत, तो प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर वाला हिस्सा यही ना। बात को समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं। जिस क्षेत्र का हम बात करेंगे, हम बोलेंगे मेरा मुंडी किधर, उत्तर, अब उसको नहीं देखिएगा, मैं हमको देखिएगा मेरा मुंडी उत्तर, मेरा घड़ी किधर, पूरब, और मार्कर किधर, चप्पल किधर, कहीं भी देखिए, मोबाइल को बोले, कुछ भी देखिए, आप सीधा सिर्फ उसको इमेजिन करना है। अगर हम उस चीज को बोल रहे हैं तो उसका देखना है ऊपर किधर है। तो वही अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर कहां, यहाँ, ये तो पूरा भारत है। प्रायद्वीपीय भारत कौन है, इतना सा हिस्सा प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी भाग का ढाल किधर है, उत्तर की ओर है। एक शब्द बोल रहे हैं, प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी भाग का ढाल उत्तर की ओर है, और इधर का सारा ढाल कैसा है, दक्षिणी और पूर्वी है। इसीलिए प्रायद्वीपीय भारत से जितनी भी नदियां हैं, मैक्सिमम नदियां अपना जल किधर गिराती है, बंगाल की खाड़ी में गिराती है, और कुछ नदियां अपवाद स्वरूप है जो अपना जल कहां गिराती है, अरब सागर में गिराती है। और अपवाद स्वरूप जो नदियां हैं, इसके पीछे का लॉजिक है। इस जगह पे क्या है, इस जगह पे यहां से लेके 1600 किलोमीटर की लंबाई में एक पर्वतमाला है जिसको हम कहते हैं पश्चिमी घाट, जिसको हम क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट। 1600 किलोमीटर की लंबाई में गुजरात से लेके तमिलनाडु तक, गुजरात से लेके कहां तक, तमिलनाडु तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में एक पर्वतमाला है। पर्वतमाला का नाम है पश्चिमी घाट। और कहता है कि प्रायद्वीपीय भारत की मैक्सिमम नदियां निकलती है पश्चिमी घाट से। मैक्सिमम नदियां कहां से निकलती है, पश्चिमी घाट से, लेकिन ये अपना जल कहां गिराती है, बंगाल की खाड़ी में। मैक्सिमम नदियां निकलती है कहां, पश्चिमी घाट से, लेकिन अपना जल गिराती है कहां, बंगाल की खाड़ी में। लेकिन कुछ नदियां अपवाद स्वरूप है जो अपना जल कहां गिराती है, अपना जल गिराती है अरब सागर में। तो वही अभी देखते हैं कौन कौन सी नदियां अपना जल पहले बंगाल की खाड़ी में गिराती है और कौन कौन सी नदियां अपना जल अरब सागर में गिराती है। समझ गए, पहले उसको याद करेंगे, फिर एक एक नदी को पढ़ाएंगे, इसका उद्गम स्थल कहां है, क्या है, कैसे है। समझ गए, ये चीज देखना है। सबसे पहले देखिए, ये भारत का नक्शा है हमारा, और प्रायद्वीपीय भारत की वो नदियां हैं ये जो नदियां अपना जल कहां गिराती है, अरब सागर में। जो अपना जल कहां गिराती है, अरब सागर में। तो ये सारी की सारी नदियां जो है प्रायद्वीपीय भारत की वैसी नदी है जो अपना जल कहां गिराती है, अरब सागर में। ये हुआ आपका अरब सागर। अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे पहली नदी है कौन सी नदी, भादर नदी। कौन सी नदी, भादर नदी। नदी कौन सा हो गया, भादर। और ये नदी कहां में, गुजरात में। ये नदी कहां में, गुजरात में। फिर एक नदी है, उस नदी का नाम है सतरंजी नदी। उस नदी का क्या नाम है, सतरंजी नदी। भादर नदी, सतरंजी नदी। उसके बाद एक नदी है साबरमती नदी। कौन सी नदी, साबरमती नदी। फिर एक नदी है, उस नदी का नाम है माही नदी। कौन सी नदी, माही। भादर, सतरंजी, साबरमती, माही, फिर एक नदी है नर्मदा नदी।
और फिर एक नदी है ताप्ती नदी। नर्मदा के बाद ताप्ती, ताप्ती के बाद मांडवी, ताप्ती के बाद मांडवी, मांडवी के बाद जुआरी, मांडवी के बाद जुआरी या जवारी भी लिखा है लेकिन आप याद रखिएगा जुआरी, इसको क्या बोलते हैं, जुआरी। उसके बाद एक नदी कर्नाटक में बहती है शरावती, शरावती के बाद गंगावेली, शरावती के बाद गंगावेली, गंगावेली के बाद पेरियार और पेरियार के बाद भरतपूजा, भरतपूजा, पूजा नहीं पूजा, समझ गए, लिखा है भरतपूजा भी बोलता है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए भादर, सतरंजी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, शरावती, गंगावेली, पेरियार और भरतपूजा। नहीं याद होगा, याद नहीं होगा। देखिए आप लोग मेरे साथ बोलिएगा, सबसे पहले कौन सा, भादर, उसके बाद सतरंजी, उसके बाद साबरमती, उसके बाद माही, माही के बाद नर्मदा, उसके बाद ताप्ती, उसके बाद मांडवी, उसके बाद जुआरी, उसके बाद शरावती, उसके बाद गंगावेली, उसके बाद पेरियार, उसके बाद भरतपूजा। सारा का सारा नदी कहाँ जल मिलाती है, अरब सागर में। इस सबका सीरियल वाइज याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण पूछ देगा और दक्षिण से उत्तर पूछ देगा। तो इसका मोटे तौर पर इसको याद रखना है, इस अभी थोड़ा पेचीदा है उसको नहीं याद रखना है। कम से कम आप नर्मदा नदी से इतना नदी तक का रखिएगा यार, दूर दूर तक देगा आपको, कंफ्यूज करने के लिए नजदीक का नदी देगा नहीं, देखिए कंफ्यूज कर जाएगा कि ये सर तो उपमें से आता है, यहीं से आता है, ये तो ई कैसे उत्तर हो गया, वो कैसे उत्तर हो गया। तो आपको कंफ्यूजन करने के लिए इशारा का सारा नहीं देगा, देगा पूरा का पूरा साफ दिख रहा है ना आपको। देखिए सबसे उत्तर में माही, माही के बाद नर्मदा, नर्मदा के बाद ताप्ती, मांडवी, जुआरी, शरावती, इशारा का सारा क्लियर है, इसका सारा का सारा क्लियर। इसका फोटो भेजा हुआ है। अब देख लेते हैं हम लोग उधर बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदी। अब क्या देखते हैं, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदी दिखता है क्लियर जी, समझते हैं ना, थोड़ा समय बचेगा, समझ गए। देखो हम भी फिगर बना के बता सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम सोचे समय थोड़ा कलरफुल आप लोग को अच्छा लगेगा, समझ गए। कलरफुल अच्छा भी लगेगा और कलर क्या करता है, आपके माइंड पे अट्रैक्ट करता है थोड़ा सा, क्या दिखता है। हम है ना अभी कलर कलर कर करके बताएंगे, समझ गए। थोड़ा फट गया, उतना अच्छा क्वालिटी आया नहीं तो हम है, क्या दिक्कत है, समझिए। आप लोग को देखिए पूछना, सुनिए अब देखिए आगे, ये नदी इस साइड पे क्या है, बंगाल की खाड़ी है, इस साइड पे क्या है, बंगाल की खाड़ी। अब पढ़ते हैं बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। आप ऐसा मत सोचिएगा कि हो गया, ऐसा भी सोचने को हो गया नहीं ना, अभी उद्गम स्तर बताएंगे कौन कौन राज्य से क्या कहाँ कैसे है, पूछता है कि नहीं, हार्ड ज्योग्राफी अभी लग रहा होगा। देखिए हार्ड कुछ नहीं है, जिसको आप पढ़ते हैं, एक चीज जानते हैं, जब बच्चे थे ना तो सबसे हार्ड लगता था हमको अम्ब्रेला का स्पेलिंग, फरवरी का स्पेलिंग, समझ गए, हार्ड था ना, उसका इतना बार रिवाइज किए कि याद हो गया ना। बस वही बात है, आप जिस चीजों को ज्यादा बार पढ़ते हैं वो सारा का सारा चीज आपको क्या हो जाता है, आसान बन जाता है। आसान होता नहीं। एक चीज बताइए, आप सबसे पहली बार साइकिल चलाए होंगे ना, अभी अगर साइकिल दे, साइकिल कौन चलाता है, इससे उड़ा देंगे, बोलिएगा ना। लेकिन आप सोचिए जब सबसे पहली बार साइकिल पकड़े होंगे तो साइकिल संभालने में दिक्कत होता था। ऐसे पैदल हम जा रहे हैं और साइकिल ऐसे घर का रहे, तभी बच्चे में ऐसे घर कापते थे। फिर धीरे धीरे नीचे वाला होता है, एक पैर नीचे देखे वो वाला चलाए, वो भी नहीं संभलता था, गिर जाते थे। अभी आपको बोले साइकिल, बाइक। एक समय था साइकिल चलाना भी कठिन था, अभी आप पहली बार पढ़ रहे हैं या फिर दोबारा पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है। हाँ, तो मतलब कहने का सेंस है, आप अगर चीजों को पढ़िएगा ज्यादा बेहतर तो आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा कंटेंट को। चलिए देखिए, अब करना है बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदी। सबसे पहले आपको पहले बताए थे इस जगह पे कौन सी नदी, हुगली नदी। और हुगली नदी से एक नदी आके मिलती है, उस नदी का क्या नाम है, दामोदर नदी। हुगली नदी से आके मिलती है कौन सी नदी, दामोदर। फिर एक नदी है, उस नदी का नाम है स्वर्ण रेखा। हुगली, दामोदर, स्वर्ण रेखा, हम लिखते जाते हैं, अब दिखेगा ना सही, दामोदर, उसके बाद स्वर्ण, स्वर्ण रेखा, और स्वर्ण रेखा के बाद एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है वैतरणी। उस नदी का क्या नाम है, वैतरणी। वैतरणी नदी है। उसके बाद एक नदी है ये वाला, इस नदी का नाम है ब्राह्मणी। इस नदी का क्या नाम है, ब्राह्मणी। और ब्राह्मणी नदी के बाद एक नदी है, उस नदी का नाम है महानदी। उस नदी का क्या नाम है, महानदी। महानदी के बाद जैसे आइएगा यहाँ से बहती है कौन सी नदी, गोदावरी। इस नदी का क्या नाम है,
गोदावरी, और गोदावरी से नीचे आइएगा तो इस नदी का नाम है कृष्णा। इस नदी का क्या नाम है? कृष्णा। और कृष्णा से नीचे आइएगा तो इस नदी का नाम है पेन्नार। क्या है? पेन्नार। और फिर इससे नीचे आइएगा तो एक नदी है, इस नदी का नाम है कावेरी। इस नदी का नाम कावेरी। और कावेरी से नीचे आइएगा तो इस जगह पे है वेगाई। क्या नाम है इसका? वेगाई। और वेगाई के बाद आइएगा तो एक नदी है, उस नदी का नाम है ताम्रपर्णी। ताम्रपर्णी। बस कुछ नहीं है। दामोदर, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, बैतरणी, पहले बैतरणी, उसके बाद ब्राह्मणी, फिर महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर कावेरी, फिर वेगाई और फिर ताम्रपर्णी। ये सारी नदियां अपना जल गिराती है कहां? बंगाल की खाड़ी में। आपसे पूछेगा बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली सबसे उत्तर में कौन सी नदी है? सबसे उत्तर में कौन सी है? दामोदर बंगाल की खाड़ी में गिरा रही है जल। देखिए थोड़ा सा, हुगली में गिरा रही है। हम पूछे बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली सबसे उत्तर में नदी कौन सी है? हुगली है। आप इसको छोड़िए, यहाँ ये प्रायद्वीपीय भारत, हुगली गंगा का तंत्र है। आपका अफवाह नदी तंत्र किसका है? ये हिमालय से निकलने वाली नदी है। यहां से चलिए आप, सबसे पहली नदी कौन सा? स्वर्णरेखा। हुगली को किसके अंतर्गत पड़े हम? हिमालय से निकलने वाली नदियों में ना। हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के अंतर्गत पूछ रहे हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे पहली नदी उत्तर में सबसे पहले कौन सी? स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा के बाद वैतरणी, वैतरणी के बाद ब्राह्मणी, ब्राह्मणी के बाद महानदी, महानदी के बाद गोदावरी के बाद कृष्णा के बाद पेन्नार के बाद कावेरी के बाद वेगाई के बाद। हम पूछ रहे हैं एक बार आप लोगों को, सबसे पहले स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखा के बाद ब्राह्मणी के बाद महानदी। सबसे पहले स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखा के बाद बैतरणी, स्वर्णरेखा के बाद बैतरणी, बैतरणी के बाद ब्राह्मणी, ब्राह्मणी के बाद महानदी के बाद गोदावरी के बाद कृष्णा के बाद पेन्नार के बाद कावेरी के बाद वेगाई के बाद। इस सारा का सारा नदी है, इसका आप याद रखिएगा। इस सारा का सारा अपना जल कहां गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। सबसे पहले तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐसी है जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में नहीं गिराती है? पूछेगा, नहीं गिराती है। तीन वो इधर से रहेगा, एक इधर का कोई ऑप्शन आपको दे देगा। एक तो पहले वो छापना, आजकल नहीं ज्यादा पूछता है, गौर कीजिएगा। इन्हें आधा पढ़ के तुरंत मार दिए, समझ गए? आधा पढ़े और तुरंत लगा दियो, पहले नंबर मार दो, समझ गए? इसमें हो जाता है गलती। पहले क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, आराम से पढ़िएगा, पढ़ के टाइम का पूरा इस्तेमाल करना है, समझ गए? इस सारा का सारा नदी, अब एक एक नदी उठाए, एक एक नदी ना उठाए। अब पढ़ाते हैं, दो नदी पढ़ा देते हैं, नर्मदा और ताप्ती। कौन सी नदी पढ़ा देते हैं? नर्मदा और ताप्ती। कुछ नहीं है, आप लोग तो टेंशन लेते हैं, बस है, देखिएगा 2 मिनट में होता है। ये छोटा छोटा नदी का नहीं पढ़ेंगे, जो मेन नदी इसमें है वो सारा का सारा पढ़ेंगे। जैसे नर्मदा है, ताप्ती है, उसके बाद गोदावरी है, महानदी है, समझ गए? स्वर्णरेखा है, कावेरी नदी है। इस सब का उद्गम स्थल भी याद रखना है और इसकी कुछ सहायक नदियां है उसको भी आपको याद रखना है। बड़ी फेमस नदी है। कहता है अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी आपको कौन सा दिख रहा होगा? नर्मदा, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। जिसकी लंबाई कितना है? बस 1312 में याद रहेगा। देखिए कितना ताप्ती नदी का 724, ताप्ती नदी का 724। नर्मदा नदी अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है। अरब सागर में जल गिराने वाली कितनी लंबी है? सबसे लंबी नदी है, और भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है। भारत की कितनी है? 5वीं सबसे लंबी नदी है। आप बात कीजिएगा नर्मदा नदी का, इस जगह पे एक पठार है, उस पठार का नाम है अमरकंटक का पठार। इस जगह पे एक राज्य है, उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश, और उसी के सीमा से सटा हुआ एक राज्य है, उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। और इसी राज्य के दोनों के सीमा पे एक पठार है, उस पठार का नाम है अमरकंटक का पठार। अमरकंटक का पठार। और इस अमरकंटक के पठार से 2 नदियां निकलती है। सबसे पहले बता दें आपको, इस बीच में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है सतपुड़ा की पहाड़ी। याद हो तो आपको बता देते हैं। इस जगह पे एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का क्या नाम है? सतपुड़ा की पहाड़ी। और इस जगह पे एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है विंध्याचल की पहाड़ी। और इसी सतपुड़ा पहाड़ी का, ये इस जगह पे एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है मैकाल। उस पहाड़ी का क्या नाम है? मैकाल। और इसी मैकाल पहाड़ी पे एक पठार है, उस पठार का नाम है अमरकंटक का पठार।
चीजों को समझ रहे हैं? पर्वत चैप्टर पढ़ा रहे हैं? नहीं पढ़ा है पर्वत? मैकाल पढ़ा है ना? समझ गए? तो मैकाल पहाड़ी जो ये है, मैकाल पहाड़ी सतपुड़ा पहाड़ी का हिस्सा है। चीजों को समझिएगा। हम कहते हैं अगर इस जगह पे एक पहाड़ी वर्ड यूज करें, इसको पूरा का पूरा बोलते हैं, इसको पर्वत श्रृंखला बोलते हैं, इसको पर्वतमाला बोलते हैं, इसको पर्वत श्रेणी बोलते हैं, और इसको पहाड़ियां बोलते हैं। एगो पहाड़ तो पहाड़, बहुत सारी पहाड़ तो पहाड़ियां, बहुत सारी पहाड़ी है यहाँ से वहां तक। तो यहां से लेके यहां तक पूरा का पूरा जो पहाड़ है उसको बोलते हैं सतपुड़ा पहाड़ी। और इसी सतपुड़ा पहाड़ी में इसका नाम एगो अलग रख दिए, इसका नाम एगो अलग रख दिए, इसका नाम एगो अलग रख दिए, इसका एगो अलग नाम रखे ना। उसी प्रकार से सतपुड़ा पहाड़ी में 7 गो चोटी है, 7 पहाड़ियों का क्या है, समूह है, इसीलिए उसका नाम भी क्या पड़ा है, सतपुड़ा की पहाड़ी। और 7 चोटी में एक जो आपका हिस्सा है उसका क्या नाम है, मैकाल, जो सबसे अंतिम में है। और इसी पे वो पठार है, उस पठार का क्या नाम है, अमरकंटक का पठार। और इसी अमरकंटक पठार से वो नदी निकलती है, उस नदी का क्या नाम है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से बहते हुए उसके बाद चले जाता है कहां, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से कहां चले जाता है, गुजरात। मध्य प्रदेश से कहां चले जाता है, गुजरात। और इस जगह पे, गुजरात में इस जगह का नाम है भौज। इस जगह पे इस खाड़ी का, ये जो खाड़ी है, इस खाड़ी का क्या नाम है, खंभात की खाड़ी। इसका क्या नाम है, खंभात की खाड़ी। इसको केम्बे की खाड़ी भी बोलते हैं। इसको कैसी खाड़ी बोलते हैं, केम्बे की खाड़ी है। ये अरब सागर, सुनिएगा, बड़का पूरा का पूरा पानी क्या है इसमें, अरब सागरी। लेकिन इस बीच में घुसा हुआ जो है उसका स्पेशल नाम दिए, उसका नाम क्या है, खंभात की खाड़ी या केम्बे की खाड़ी। नहीं समझे? समझे क्या? समझाते हैं पहले। अभी नक्शा बचा ही होगा, हाँ बचा है। चलिए देखिए, ये पूरा का पूरा अरब सागर है। चीजों को समझिएगा। खाड़ी कहते हैं, 3 वर्ड समझाए, बेसिक चीजें हैं, बार बार आएगा इसका। 3 वर्ड आपको मिलेगा। एक वर्ड मिलेगा आपको द्वीप, एक वर्ड मिलेगा प्रायद्वीप, और एक वर्ड मिलेगा आपको खाड़ी। कहता है कि वैसा जमीन वाला हिस्सा जो चारों ओर जल से घिरा हो, द्वीप। वैसा जमीन वाला हिस्सा जो 3 ओर जल से घिरा हो, एक ओर क्या से घिरा हो, जमीन से घिरा हो, उसको प्रायद्वीप बोलता है। अबरी बात सुनिएगा, अबरी जमीन बोल रहे थे, अबरी बात, वैसा जल वाला क्षेत्र, वैसा जल वाला क्षेत्र, ये जल है ना बीच में घुसा हुआ, वैसा जल वाला क्षेत्र 3 ओर जमीन से घिरा। अगली बार जले गिरा कितने ओर से, 3 ओर से। पहले तो गिरता था जमीन 3 ओर जल से, अगली बार उल्टा है, वैसा जल वाला क्षेत्र, वैसा जल वाला क्षेत्र जो 3 ओर किससे गिरा है, जमीन से गिरा है। ये पूरा का पूरा तो अरब सागर, अरब सागर का ही हिस्सा है। कौन सा, इसका वो नाम है खंभात की खाड़ी। देखिए इसमें जो जल है, इधर ये वाला जो जल वाला हिस्सा है, देखिए इधर भी जमीन, इधर भी जमीन, इधर भी जमीन, ये क्या हो गया आपका, खाड़ी हुआ ना। इसी का नाम है खंभात, खंभात की खाड़ी। समझ गए? और इसमें भी है ना, इधर इसका नाम रखे हैं कच्छ की खाड़ी। इधर भी है, इसका नाम है कच्छ की खाड़ी, इसका खंभात की खाड़ी। इसी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के पास से निकलती है नर्मदा नदी अमरकंटक पठार से, और ऐसे बहते हुए अपना जल कहां गिराती है, इस खंभात की खाड़ी में। इस खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। समझे बातों को? यही फिगर भाई कहां में है, यहां में है। यही फिगर आपको समझे आपकी ना, यही फिगर आपका कहां में है, इस जगह पे है। मिट गया होगा ना जी? चलिए कोई दिक्कत नहीं, चीजों को समझिएगा बस। इस जगह पे है अमरकंटक का पठार, ये नर्मदा नदी निकली और ऐसे बहते हुए खंभात की खाड़ी में आके अपना जल क्या की, गिरा दी। नर्मदा नदी की लंबाई की बात कीजिएगा तो 1312 किलोमीटर। जैसे ही नर्मदा नदी आगे बढ़ती है, कहा जाता है नर्मदा नदी विंध्याचल की पहाड़ी और सतपुड़ा पहाड़ी के बीचों बीच होकर बहती है। उधर भी पहाड़, इधर भी पहाड़, इस साइड भी पहाड़ और इस साइड भी पहाड़, तो इसके बीच के बोलते हैं रिप्त घाटी। बीच वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, रिप्त घाटी। तो नर्मदा नदी जो बहती है रिप्त घाटी से होकर बहती है, इसी वजह से। लेकिन हम बोले अभी, बोले सर ये नदी इतना लंबा, इसका पानी इधर का गिर गया। इसके पीछे का रीजन वही बोले, जब ढाल प्रायद्वीपीय भारत का इधर है तो इस जगह से पानी निकल के इधर ना बहना चाहिए था, लेकिन ये बह इस वजह से गया था, इधर भी पहाड़ इधर भी पहाड़, और पहाड़ के दोनों के खाई के बीचों बीच बहा, जिसको बोलते हैं रिप्त घाटी। 2 पहाड़ियों के बीच के घाटी को क्या बोलते हैं, रिप्त घाटी। यही फिगर कहां में था, आपको अभी दिखा रहे तुरंत। यही फिगर आपका कहां में है, इस मैप में देखिए।
बड़ा खराब फिगर आया ना जी, इतना घटिया हम सोचे नहीं थे। देखिए इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, ये आया है इससे, ये इसमें व्हाट्सएप पे क्वालिटी लो हो जाता है। दिख रहा हमको, दिख नहीं रहा, और खराब है हमको लगता है ना जी। चलिए देखिए, ये बीच में पानी दिख रहा है ना, इधर भी पहाड़ है और इधर भी पहाड़, समझ गए, इधर भी पहाड़ और इधर भी पहाड़। इसी में को बोलते हैं रिफ्ट वैली बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली बोलते हैं कि इधर भी पहाड़ और इधर भी पहाड़। इधर है सतपुड़ा की पहाड़ी, इधर है विंध्याचल की पहाड़ी, और इस दोनों के बीचों बीच होकर बहती है कौन सी नदी, नर्मदा नदी। इसी को बोलते, देखिए यहाँ दिखता होगा आपको, है बीचों बीच आ रही है, और इधर भी पहाड़ है और इधर भी पहाड़ है, इसी को बोलते हैं रिफ्ट वैली। इसी वजह से नर्मदा नदी का पानी किधर आता है, इस साइड आता है, अन्यथा आता नहीं। ऐसा ऐसे अन्यथा आता नहीं, चले जाता किधर, उस साइड बंगाल की खाड़ी में। तो नर्मदा नदी किस घाटी से होकर बहती है, रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। नर्मदा नदी जब आगे बढ़ती है ना, इस जगह पे है विंध्याचल की पहाड़ी, इस जगह पे कौन सी पहाड़ी है, विंध्याचल की पहाड़ी। और विंध्याचल की पहाड़ी में संगमरमर के चट्टान बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। विंध्याचल की पहाड़ी में पूरे भारत में जो आपको संगमरमर मिलता है, ताजमहल जो बना है यही के चट्टान से बना है, ताजमहल का चट्टान, ताजमहल संगमरमर से बना है ना, यहीं से विंध्याचल की पहाड़ी में सबसे ज्यादा पाया जाता है क्या, संगमरमर का चट्टान। तो संगमरमर पाया जाता है पहाड़ों में। जब नदियां बहती है, मध्य प्रदेश में एक जिला है उसका नाम है जबलपुर, मध्य प्रदेश के जबलपुर में जब आता है नदी, क्या होती है, संगमरमर के चट्टान से नीचे गिरती है। तो मिट्टी पानी के नीचे क्या होता है, आपका पूरा का पूरा उजला संगमरमर दिखता है, उसको लिखता है, लगता है कि कोई धुआं गिर रहा है नीचे, नीचे उजला पूरा हो और पानी अगर गिर रहा है तो आपको नीचे से दिखेगा उजला पूरा, आपको लगेगा दूध गिर रहा है, या फिर आपको लगेगा धुआं गिर रहा है, मतलब पूरा का पूरा नीचे। इसीलिए इसको बोलते हैं, जब नदियां जब जबलपुर में नीचे गिरती है उसको बोलते हैं जलप्रपात। उसको क्या बोलते हैं, जलप्रपात। तो नर्मदा नदी जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात या दुग्धधारा जलप्रपात निर्माण करते हुए क्या करती है, जबलपुर से आगे बढ़ती है। तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे, जलप्रपात समझे नहीं समझे, जैसे नदी जा रही थी पहाड़ से, अचानक नदी पहाड़ से नीचे गिर गया, जैसे नदी इस पे बह रही है, अब नीचे है ना, नीचे गिर के अब फिर जाएगी आगे। तो नीचे जो नदियां ऊंचाई से नीचे डायरेक्ट गिरे उसको क्या बोलते हैं, जलप्रपात। जब नीचे गिरेगी तो पत्थर के चट्टानों से होके जाएगी, और पत्थर का नीचे का अंदर का चट्टान कैसा है, उजला है, तो पानी भी आपको लगेगा दूर गिर रहा है, लगेगा आपको दूर गिर रहा है या धुआं गिर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं धुआंधार जलप्रपात। तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे, नर्मदा नदी पे। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे, नर्मदा नदी पे। धुआंधार जलप्रपात कहां में, जबलपुर में, मध्य प्रदेश में, कहां में, जबलपुर में। और नर्मदा नदी आगे बढ़ती है और अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती है। नर्मदा नदी के बाद नर्मदा नदी पे हमारे जवाहरलाल नेहरू ने 1961 ईस्वी में घोषणा किया, हम नर्मदा नदी पे वो बांध बनाएंगे और उस बांध का नाम रखेंगे क्या, सरदार सरोवर बांध। उस सरदार सरोवर बांध का निर्माण करने के बारे में सोचा किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। 1961 का बात है, और 2017 ईस्वी में हमारे नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया है। सोचिए, सोचा था कब, 1961 ईस्वी में, और हमारे भारत देश के पास पैसा नहीं था। 405 करोड़ रुपया कर्जा लेने का बारी आया विश्व बैंक से। विश्व बैंक से अप्लाई कर दिया जवाहरलाल नेहरू ने कि क्या दीजिए, हमको कर्जा दीजिए। जवाहरलाल नेहरू ने कहा भारत का वास्तविक अगर मंदिर है ना, वो बांध और पुल है। उन्होंने बांध को किससे तुलना किया है, मंदिरों से। बोला अगर किसी को पूजा करना है तो जाके उस बांध का पूजा कीजिए, जिसकी वजह से आपको फसल मिल पाता है। नदियां पानी जाती है उधर, तो इधर गुजरात वाला क्षेत्र, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र और राजस्थान वाला क्षेत्र में पूरा का पूरा सूखा पड़ता है। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इस जगह पे जवाहरलाल नेहरू ने क्या सोचा, एक बांध अगर बना देंगे तो पानी को हम रोक लेंगे, और पानी को रोक के इधर से एक नहर बना देंगे ऐसे करके, तो पानी चले जाएगा कहां, राजस्थान राज्य में पानी चले जाएगा, गुजरात राज्य में, और इधर महाराष्ट्र में निकाल देंगे तो महाराष्ट्र राज्य में भी पानी चले आएगा। इसी वजह से इन्होंने क्या सोचा, इस जगह पे एक बांध बना के इसका पानी रोका जाए, समुद्र में क्या पानी जाने देंगे। तो जवाहरलाल नेहरू, हमारा देश गरीब था उस समय, खाने नहीं पुरता था, तो पुल बांध तो बनाने का बात का दूर है। तो 405 करोड़ रुपया कर्जा लेने का बारी आया विश्व बैंक से। जैसे विश्व बैंक से कर्जा अप्लाई हुआ, समझ गए, कर्जा अप्लाई होने के बाद प्रोजेक्ट हो गया, समझ गए, और कर्जा देता बीच में टपक गए कौन, जवाहरलाल नेहरू 1964 में। फिर हमारा देश युद्ध में फंस गया, समझ गए। 1961 का बात है, 1962 में चाइना युद्ध में फंस गया,
उसके बाद लगे हाथ, 1965 में युद्ध में फंस गए, फिर 1971 में युद्ध में फंस गए, पूरा का पूरा देश युद्ध में फंसा रहा। मर गए जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, बहुत सारे प्रधानमंत्री गए। बात आया जब देश शांत हो गया, लगभग 1985 इंदिरा गांधी के काल के बाद का आसपास, मतलब इंदिरा गांधी का 80 से 84 कार्यकाल है। इंदिरा गांधी का कार्यकाल एगो 1966 से 1977 और उसके बाद 1980 से 84। तो इंदिरा गांधी इसको कार्य को सोची कि क्या जल्दी से इसको बढ़ाते हैं, हमारे उसका जो जवाहरलाल नेहरू का सपना है तो इसको पूरा करवाते हैं। इसी वजह से उन्होंने क्या किया, इसमें देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण से पूछेगा आपको, इसे नहीं बता, इसका फॉर्म है, समझ गए। तो नर्मदा नदी पे बांध बनाने का बारी आया, प्रोजेक्ट चलने लगा। तो इधर की एक महिला थी जिसका नाम है मेघा पाटेकर, नाम याद रखिएगा इस महिला का, मेघा, गलत लिखते, मेघा पाटेकर, जिसका क्या नाम है, मेघा पाटेकर। मेघा पाटेकर ने क्या किया, 1985 ईस्वी में, 1985 ईस्वी में नर्मदा बचाओ कमेटी का गठन किया है। मेघा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ कमेटी का क्या की, गठन की। बोली नर्मदा नदी को बचाएंगे, बोला बांध बनाने से 1000 प्रकार की पर्यावरण में पूरा का पूरा बुरा प्रभाव पड़ेगा। बोला कैसे, बोला अगर आप इस जगह पे बांध लगाइएगा, इस जगह पे पानी इकट्ठा होगा, यहां से लेके यहां तक होगा कि नहीं, बोला इस जगह पे पानी इकट्ठा होगा यहां से यहां तक। अगर पानी इकट्ठा होगा, इस जगह के आसपास के जितने गांव हैं सब गांव के लोगों को क्या करना पड़ेगा, पलायन करना पड़ेगा। पहली बात ये। दूसरा बात, इधर जितने भी वन जंगल हैं सारे के सारे वन जंगल क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। पौधा ज्यादा दिन पानी में थोड़े रहेगा, सब वन जंगल नष्ट हो जाएंगे और जितने भी जीव जंतु हैं सब जीव जंतु को क्या करना पड़ेगा, यहां से पलायन होना पड़ेगा। और जीव जंतु का ये है, अगर वो अपना घर छोड़ दे, बहुत ऐसा जीव है, बहुत ऐसा, अगर वो अपना घर छोड़ दे वो मर जाता है। आप नाइजीरिया से देखिए, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने लाए हैं टाइगर, बच ही नहीं रहा है, धीरे धीरे मरते जा रहा है। 6-7 गो लाया था, इसमें 3-4 गो मर ही गया। जगह परिवर्तन होने के बाद आप लोग बहुत ऐसा होंगे, अगर कहीं रिश्तेदार के यहाँ चले जाए तो उसके बेड पे नींद नहीं होगा, होता है ऐसा, मैक्सिमम के साथ होता होगा ऐसा, समझ गए। आपको ये रिलैक्स फील होगा, आपको लगेगा हम फ्री महसूस कर रहे हैं, लगेगा आपको कोई गला दबा रहा है, समझ गए। और ऐसा लग रहा है क्या, इसका मतलब आप लोग भूत से डरते हैं, समझ गए। तो मेघा पाटेकर नाम की एक लेडीज थी, उन्होंने कहा कि हम नर्मदा नदी पे बांध नहीं बनने देंगे, काहे कि इससे पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान है, और पर्यावरण को इतना ज्यादा नुकसान है जिससे लोग भी पलायन करेंगे। इसके आसपास लगभग 200 गांव था, और 200 गांव में पानी जाता है ना जी, पानी रोकिएगा तो पानी नर्मदा नदी कहां जाएगा, पूरा का पूरा पीछे जाएगा, जमा होगा। तो लोगों ने, सरकार ने इसको हवाले दिया। देखिए इससे बहुत ज्यादा फायदा है। फायदा यह है कि सबसे पहले इस जगह पे मछली पालन हो जाएगा, दूसरा हम इससे जल विद्युत बना लेंगे, तीसरा हम इससे क्या करेंगे, सिंचाई के लिए जल का प्रयोग कर लेंगे। इधर वाला, जैसे मान लीजिए इधर पानी नहीं पड़ता है, इस जगह से क्या करते हैं, एक नहर बनाते हैं, और नहर से होते हुए पानी कहां चले जाता है, इधर। मान के चलिए गुजरात राज्य में पानी नहीं जाता है, गुजरात राज्य में इधर पानी लेके चले जाते हैं, एक और नहर बनाते, लेके चले जाते पानी कहां, राजस्थान राज्य में, राजस्थान के थार मरुस्थल में दे आते। इस सारा का सारा प्लानिंग था, सब चीज करेंगे। बीच में टपक गई मेघा पाटेकर, और मेघा पाटेकर ने पूरा आंदोलन करने लगी। 1985 में एक कमेटी का गठन किया, एक संगठन बनाया जिसको बोलते हैं नर्मदा बचाओ कमेटी, और जाके बोला अब हम लोग क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। और आंदोलन करने लगा कब से, 1989 ईस्वी से। कमेटी का गठन 1985 से, 1985 में कमेटी का गठन और आंदोलन प्रारंभ हुआ 1989 ईस्वी से। और आंदोलन इतना ज्यादा हुआ कि पूरे के पूरे देश में खलबली मचा इस चीज को लेके। ये बात पता चल गया विश्व बैंक को, पता चल गया किसको, विश्व बैंक को। विश्व बैंक का ये कहना है हम कर्जा देंगे, विश्व बैंक का एक दिए पढ़ाएंगे अंतरराष्ट्रीय संधि में, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जब पढ़ाएंगे, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय संस्था पढ़ाएंगे, सब उसी में। विश्व बैंक कहता है कि अगर हम किसी को कर्जा देंगे तो मेरा पैसा का उपयोग होना चाहिए जनता के विकास में, ना कि तुम आतंकवाद को बढ़ाओ या फालतू बुरी चीज करो। जैसे पाकिस्तान पैसा लेता है, वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है कर्जा ले लेके, तो पाकिस्तान को पैसा देना बंद कर दिया। तो बोला अगर हम तुमको पैसा देंगे तो उसका इस्तेमाल करोगे क्या, जनता की भलाई को लेके, बाकी अपने लिए नहीं लेना है। नहीं तो भारत सरकार नरेंद्र मोदी ले लेगा 5,000 करोड़, घूम रहा है एकदम पूरा का पूरा मंगल ग्रह पे, समझ गए। मतलब कहने का सेंस है किसी पर्सनल व्यक्ति को देता नहीं है। तो देखा कि इसमें जनता आंदोलन कर रहा है, इसका मतलब इसमें जनता का क्या है, भलाई नहीं है।
इसी वजह से विश्व बैंक ने बोला हम पैसा नहीं देंगे। तो ले पैसे नहीं बनाओगे किससे? धीरे धीरे नर्मदा बचाओ आंदोलन के कारण ये जो आपका सरदार सरोवर बांध था, ये प्रोजेक्ट क्या हो गया, रुक गया। तब संधि हुआ, मेघा पाटेकर को समझाया गया सब चीज, और मेघा पाटेकर को बोला ठीक है, जितने भी गांव है ना, सब गांव के लोगों को हम क्या देंगे, रहने के लिए घर देंगे, उसको कहीं और जमीन दे देंगे, उसको सब चीज यानी मुआवजा हम उसका करेंगे और मुआवजा देंगे। तब ईमानी और बहुत सारा मांग था, समझ गए। जितने भी जीव जंतु हैं सबको पलायन करवा के दूसरे इस जगह वन्य जीव अभ्यारण्य बनाइए, ताकि सब जीव का क्या हो सके, सुरक्षा हो सके। तरह तरह का जब वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया, और उसके बाद ये सरदार सरोवर बांध का प्रोजेक्ट चलना प्रारंभ हुआ। और चलना प्रारंभ हुआ 1996 से, 1996 से, और 1996 ईस्वी में चलना प्रारंभ हुआ। मतलब 21 रद्द हो गया, और फिर विश्व बैंक ने पैसा दिया और तब फिर बनाना स्टार्ट किए, और बना के 2017 ईस्वी में तैयार हुआ। और 2017 ईस्वी में हमारे नरेंद्र मोदी गए और सरदार सरोवर बांध का क्या किए, उद्घाटन किए। पूरा का मीडिया कवरेज हुआ, समझ गए। बीज बोया किसने, जवाहरलाल नेहरू ने, और फसल काटा किसने, नरेंद्र मोदी ने, समझ गए। तो वही बात है, समझ गए। तो मेरा कहना है कि देश का विकास सब करता है, जितने भी प्रधानमंत्री आएंगे सब देश के विकास करेंगे, समझ गए। तो नर्मदा नदी के बाद आता है आपका ताप्ती नदी। तो आपसे पूछेगा नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे, मेघा पाटेकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन कमेटी का गठन 1985। आंदोलन कब हुआ था, 1989। समाप्त कब हुआ था, 1996। समाप्त कब हुआ, 1996। प्रारंभ किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। उद्घाटन किसने किया, नरेंद्र मोदी ने 2017 ईस्वी में। अब है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो निकलती है, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश का एक जिला है, उसका नाम है बैतूल जिला। जिला का क्या नाम है, बैतूल। और बैतूल में जिला में एक जगह, उस जगह का क्या नाम है, मुल्ताई नामक स्थान। और सतपुड़ा पहाड़ी में ही जगह है, सतपुड़ा पहाड़ी। नीचे में इस बीच में कौन सी पहाड़ी है, सतपुड़ा की पहाड़ी। और सतपुड़ा पहाड़ी में एक जगह, उस जगह का नाम है मुल्ताई जगह। और मुल्ताई नामक स्थान से ताप्ती नदी निकलती है, और ताप्ती नदी बहते हुए अपने मार्ग में 724 किलोमीटर कर बहती है। कितने किलोमीटर, 724 किलोमीटर। और अपना जल गिरा देती है कहां, बंगाल अरब सागर में, यानी खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है यहाँ पे। इतना ही आप याद रखना है ताप्ती नदी के बारे में, समझिए। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मुल्ताई, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला, बैतूल जिला। बैतूल जिला में कौन सा स्थान, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक का पठार। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक के पठार से एक और नदी इधर निकलती है, उस नदी का क्या नाम है, सोन नदी। कल होना थे, अमरकंटक के पठार से एक और नदी निकलती है, उस नदी का क्या नाम है, सोन नदी। इसीलिए तो बोले थे कि ये जो अपवाह प्रतिरूप है, कैसा, अर्य अपवाह प्रतिरूप। कैसा अपवाह प्रतिरूप, अर्य। हम बार बार बताते हैं, कल सोन नदी बताए थे, उसी जगह बता दिए थे, फिर आज क्लास में सुनने के बाद भी याद हो जाना चाहिए। आप लोग कॉन्शियस नहीं रहते, हमको जहां तक लगता है। फिर गर्मी लगने लगा ना, लग रहा है ना, नहीं लग रहा है। चलिए, इतना दूर तक समझ में आया। बाकी सारा का सारा नदी सिर्फ आपको नाम याद रखना है, कहां से निकलती है इसका नाम को याद आपको बस सीधा याद रखना है कि मांडवी नदी, सुनिएगा, मांडवी और जुआरी कहां में, गोवा में। मांडवी और जुआरी गोवा में, गोवा में। शरावती और गंगावेली कर्नाटक में, कहां में, कर्नाटक में। और उसके बाद पेरियार और भरत पूजा कहां में, केरल में। पेरियार और भरत पूजा कहां में, केरल में। उसके बाद जानवे करते हैं गुजरात में, सतरंजी गुजरात में, साबरमती गुजरात में, और माई नदी भी कहां में, गुजरात में। इस सारा का सारा नदी गुजरात में, आप याद रखिएगा। मांडवी और जुआरी गोवा में। तो गोवा की नदी मांडवी और जुआरी, गोवा की राजधानी पणजी, मांडवी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, मांडवी नदी के किनारे। चीजों को आप याद रखिएगा बेहतरीन ढंग से। आगे पढ़ेंगे हम ऊ वाला, समझ गए। इधर दो ही मुख्य नदी है, बाकी उधर पढ़ेंगे। जो जो मुख्य नदी है, स्वर्णरेखा पढ़ लेंगे, महानदी पढ़ लेंगे, गोदावरी पढ़ लेंगे, कृष्णा पढ़ लेंगे, कावेरी। बाकी सब नदी का नाम याद रखिएगा, समझ गए। ठीक है, अभी 5 मिनट आप लोग थोड़ा सा, हमको लगता है रिलैक्स का जरूरत है ना। चाहिए टाइम की स्टार्ट करें हिस्ट्री ना, चाहिए 5 मिनट। तो जल्दी से 5 मिनट में पानी पीजिए, समझ गया। बाहर में जाइएगा कोई।